स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अगले आधे घंटे बात होने वाली है आपके निवेश पोर्टफोलियो की। जी हां, क्योंकि यही वो निवेश पोर्टफोलियो है जिस पर आपकी फाइनेंशियल लाइफ डिपेंडेंट है। आपने रिटायरमेंट का गोल बनाया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, जो भी आपको करना है, जहां पर पैसों की ज़रूरत होती है, जहां पर मोटी रकम की ज़रूरत होती है, ऐसे ही तो आप बचत खाते में से पैसे निकाल कर खर्च नहीं करेंगे। निवेश करेंगे, सही तरीके से बचाएंगे पैसों को, आपके पैसे ग्रो भी हो, इस तरीके के निवेश विकल्प चुनेंगे। वो आप कैसे कर सकते हैं, यही सब बताया जाता है आपको इस शो में। तो आपके सवाल अगर आप हमें भेजना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस है, क्रेडिट कार्ड को लेकर, उसके बकाए को लेकर, कोई लोन से आपको छुटकारा चाहिए, किसी भी तरह की फाइनेंशियल रणनीति अगर आपको चाहिए हो, या आपके पास कोई फर्जीवाड़ा भी आपके साथ हो गया हो, तो अपने सवाल हमें आप भेज सकते हैं। हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए जो है आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी सलाह के जरिए। और नंबर्स जो है आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, यूट्यूब पर क्योंकि आप हमें बहुत लाइव देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं, वहां से भी सवाल हम सिलेक्ट करके शो में शामिल करते हैं। आज हमारी चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज मटवाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अब तो ये कहना चाहिए कि दुनिया के हर कोने से सवाल आ रहे हैं आपके लिए। और इसी कड़ी में पंकज जी, पवन साहब हैं हमारे जो सवाल भेज रहे हैं। अच्छा, ये साहब हमारे यूके में रहते हैं और वहाँ से सवाल भेजा है इन्होंने। 35 साल की इनकी उम्र है और ये कह रहे हैं कि इन्होंने 1 लाख की एसआईपी शुरू कर रखी है, 10% का स्टेप अप भी करेंगे। रिटायरमेंट का गोल है इनका 25 करोड़ का 25 साल में। तो अब इन्होंने कुछ फंड्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखे हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप रखा है, 50,000 वहाँ डाल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है सर, 25,000 उसमें जा रहा है। और ICICI का मल्टी एसेट फंड है 25,000 का। तो सर बहुत कम ऐसे पोर्टफोलियो आते हैं जहां पर भर भर के म्यूचुअल फंड्स नहीं रखे होते। तो पवन ने कम से कम अच्छा काम ये किया है कि सॉर्टेड रखा है। बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है लेकिन यहां पर फिलहाल ये गलत तो कम से कम जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने सवाल पूछे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इनका ये है कि अभी इनको 6 महीने में ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने वाला है। अब उसके बाद ये पूछ रही हैं कि भारत में अगर निवेश करना हो तो क्या वो मुमकिन है। कुछ एएमसीज क्या कुछ देशों को यहाँ पर रोकती हैं निवेश करने से, कुछ देशों के एनआरआईज क्या निवेश नहीं कर सकते हैं, और उस देश में क्या यूके शामिल है, ये इनका सवाल है। अब उसके बाद ओसीआई स्टेटस होगा कि नहीं होगा, जरूरी है या नहीं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए, टैक्स कैसा लगेगा, भारत में निवेश कर रहे हैं तो भारतीय टैक्स प्रणाली होगी, अगर यूके से निवेश कर रहे हैं तो क्या यूके की टैक्स प्रणाली लगेगी, ये भी इनका सवाल है। तो मेरे ख्याल से हर पहलू पर इन्होंने जो है अपना सवाल पूछा है सिटीजनशिप मिलने के बाद। तो पवन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जो सवाल आप पूछ रहे हैं वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडेम्पशन पर भी आपने सवाल पूछा है कि रिडेम्पशन जब होगा तब आपको प्राइमरी टैक्स स्ट्रक्चर कैसा लगेगा और कितना टैक्स लगेगा, वो भी आपको समझा देंगे। रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, आपके जरिए बहुत सारे ऐसे एनआरआईज हैं जो कि सीख ले पाएंगे। पंकज जी, कहां से शुरू करेंगे? बिल्कुल कविता जी, नमस्कार। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और एक सवाल में कई सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी सवालों के जवाब दे पाऊं। तो सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसे पोर्टफोलियोज कम मिलते हैं जहां पर कि इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो बड़ा है और स्कीम कम है। नहीं तो कई बार देखा जाता है कि आप 10,000 रुपए के लिए 10 स्कीम में इन्वेस्ट कर लेते हैं। यहां पर 1 लाख की एसआईपी है और ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो है 39 लाख का है, लेकिन सिर्फ 3 स्कीम पोर्टफोलियो में है और तीनों स्कीम बेहतरीन है, अलग अलग कैटेगरी की हैं। फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है और साथ में एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। लेकिन क्योंकि बात हो रही है 25 साल की, तो मैं कहूंगा कि स्मॉल कैप फंड भी इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर करना चाहिए और उसके लिए बंधन स्मॉल कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस तरह का एक स्मॉल कैप फंड शामिल किया जा सकता है। और बाकी जो फंड्स हैं तीनों, वो बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात है टारगेट की। देखिए, इन्होंने टारगेट लिया है 25 करोड़ का, बट मुझे उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा जुटा पाएंगे क्योंकि 39 लाख रुपया जो इकट्ठा हो चुका है और साथ में 1 लाख पर मंथ की एसआईपी और उसमें 10% का स्टेप अप। तो 25 साल में 12% के सीएजीआर पर यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो करीब 46 करोड़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर जो अमाउंट है वो तो 25 करोड़ से ज्यादा बन सकता है।
लेकिन कविता ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन रुपी में, और ये अब क्योंकि बनने वाले सिटीजन यूके के, तो उम्मीद है वहीं रहेंगे, इनके 25 साल के बाद रिटायरमेंट होगा या जो भी है, भविष्य की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें आईएनआर और पाउंड का जो डिफरेंस है वो भी देखना होता है। हमने देखा है कि इंडियन रुपी जनरली मतलब एक जो टेंडेंसी रही है वो डॉलर के अगेंस्ट में या फिर पाउंड के अगेंस्ट में थोड़ा कमजोर होता है लॉन्ग टर्म में, तो उसका भी अंतर इनको दिखना होगा, उस हिसाब से दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि नंबर की बात करें तो इन्होंने जो आईएनआर में टारगेट सेट किया है वो आसानी से अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरे सवाल पर एक सवाल यह है कि क्या इन्हें ओसीआई स्टेटस लेना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के तो ये जरूरी नहीं है, कोई भी फॉरेन सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में। हाँ, यदि हम बात करें यूएस और कनाडा के सिटीजन्स की, उनके लिए थोड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि कुछ ही फंड हाउसेस हैं जो यूएस और कनाडा के सिटीजन से इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट करते हैं, बाकी दूसरी कंट्री के लिए ऐसा नहीं है। तो यदि पवन यूके में है तो ये बिल्कुल आराम से इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने एनआरई अकाउंट से ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। यदि वहां पर ये अर्न कर रहे हैं, पैसा भेजेंगे इंडिया में और फिर करेंगे, तो एनआरई अकाउंट से ये आसानी से इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। कविता जी, एक बात और बताता हूं यहां पे मैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने अब एक आईएफएससी सेटअप किया है गुजरात के गांधीनगर में, जिसे हम गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो यहां पर आप यूएसडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब रिडीम करते हैं तो पैसा भी आपको यूएसडी में मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है समय के साथ, उसका फर्क आप पर नहीं पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट करते समय भी यूएसडी में कर रहे हैं और जब लेके जाएंगे पैसा तब भी यूएसडी में लेके जाएंगे, और आपका पैसा इंडिया में वो टैक्सेबल भी नहीं होता। उसका जो भी आपको रिपोर्ट करना है अपनी कंट्री में करना है, वहीं पर आपको टैक्स देना है। तो मतलब आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में, इंडियन एआईएफ और पीएमएस में, जो भी वहां पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपको यहां पर उसके लिए टैक्स की चिंता नहीं करनी है। बट हाँ, उसमें अमाउंट बड़ा होता है, कम से कम 150,000 यूएसडी, तो करीब करीब अगर हम आज की बात करें 90 रुपीज के आईएनआर पर डॉलर के मुकाबले, तो करीब 1,35,00,000 के आसपास आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम। बट मैंने सोचा कि ये भी बताना जरूरी है फॉरेन सिटीजन्स के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा एक नया विकल्प यहाँ पर लेकर आए हैं। अब आते हैं इनके एक और बात पर कि टैक्स कैसे लगता है। हम जानते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को जब तक आप रिडीम नहीं करते तब तक टैक्स आपको नहीं लगता है। जब रिडीम करते हैं तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। अब फ्यूचर में क्या रूल होंगे पता नहीं, पर आज की तारीख में जानते हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी स्कीम से है, वो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगता है। रेट फ्यूचर में चेंज हो सकता है, ये तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि यदि ये यूके के सिटीजन हैं तो टैक्स यहां देंगे कि वहां देंगे। तो इंडिया में जो भी इनका कैपिटल गेन होगा उस पर ये टैक्स यहां पर पे करेंगे, यहां पर आईटीआर फाइल करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री में। जब रिपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री का, इंडिया का यूके के साथ में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो ये रिपोर्ट तो करेंगे, बट क्योंकि इन्होंने टैक्स यहां पर पे किया हुआ है, उसका क्रेडिट इनको वहां पर मिलेगा और वहां पर इन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा जो यहां पर कर दिया है। तो इसके लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जिन जिन कंट्री के बीच में है, वहां पर आपको जो इंडिया में टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है। एक लास्ट चीज मुझे और याद है कि आपने कहा था कि इन्हें मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करना चाहिए कि वहां भी करना चाहिए, और टैक्स वहां पर कैसे लगेगा, यहां पर कैसे लगेगा। तो यदि ये यूके में इन्वेस्ट करते हैं, वहां के म्यूचुअल फंड्स में, वहां के इक्विटी स्टॉक्स में, तो वहां के जो रूल हैं उस हिसाब से उस पर टैक्स पे करना होगा। उसे इंडिया में कोई रिपोर्ट भी नहीं करना है और यहां पर उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर टैक्स तो इंडिया में पे करेंगे, लेकिन रिपोर्ट अपनी कंट्री में करेंगे। और यदि ये भी हो सकता है कि दोनों कंट्री के बीच में यदि टैक्स में डिफरेंस आता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे 12.5% पे किया है और वहां पर टैक्स का रेट ज्यादा है, तो डिफरेंस पे करना पड़ सकता है इंडिया वाले कैपिटल गेन पर या जो भी इनकम यहां पर होती है। बाकी आपको जो टैक्स यहाँ पे किया उसका क्रेडिट तो आपको जरूर मिलेगा अंडर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगला सवाल ले लेते